जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बच्चों, जैसे कि आप पिछले लेक्चर में क्लास 12th के अकार्बनिक रसायन के पी ब्लॉक के 16वें वर्ग के फर्स्ट लेक्चर में आप लोग देखे थे कि हाइड्राइड ऑक्साइड और हैलाइड किस प्रकार से गुण को दर्शाते हैं। जैसा कि आप देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम और इसको कैल्कोजन कहा गया। साथ ही साथ इसके हाइड्राइड जो बंध लंबाई ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है, इसकी अम्लीय प्रबलता और अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा था क्योंकि उसका बंध लंबाई बढ़ रहा था। वियोजन एंथैल्पी जस्ट उसके उल्टा है, इसलिए H2O का वियोजन एंथैल्पी सबसे अधिक है। साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन देखे थे कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। उसके बाद ऑक्साइड और ऑक्साइड के हम लोग आक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता देखे थे कि जो जितना ही आसानी से ऑक्सीजन का त्याग करेगा उसकी आक्सीकारक क्षमता अधिक होता है। उसके बाद अपचायक क्षमता देखे थे उसके उल्टा, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि SF6 पाया जाता है जबकि HCl6 नहीं। उसके बाद हम ऑक्साइड देखे थे, डाई ऑक्सीजन O2, जिसको हम पोटेशियम क्लोरेट से पहले बनाए। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 था जो कि माचिस के जो तिल्ली होता है उसके ऊपर स्थित होता है। लाल फास्फोरस और KClO3 का मिश्रण होता है जिसको घर्षण करने पर जो ताप के कारण वो टूट रहा है KCl और ऑक्सीजन के साथ, और बहुत ज़्यादा वो माचिस के तिल्ली का KClO3 एक साथ रख देने पर वो पटाखे भी बन जाता है और आवाज़ करता है। इसके बाद HGO से किए कि Hg टूटा और ऑक्सीजन अलग हुआ। वैद्युत अपघटन किए जल का, और वायुमंडलीय जो गैस है उसका प्रभाजी आसवन किए। अब हम लोग देखेंगे भौतिक गुण। चलिए, तो सबसे पहला जो भौतिक गुण है ये इम्पोर्टेंट आप लोग ठोस अवस्था में भी देखे थे, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, और वहां भी मैं इम्पोर्टेंट करवाया था कि ऑक्सीजन जो होता है अनुचुंबकीय अर्थात पाराचुंबकीय यानी पारामैग्नेटिक होता है, जिसमें कि दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे होते हैं उसको भी मैं बता रहा हूं। देखें, पहला इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि O2 सामान्यतः अनुचुंबकीय ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा पाराचुंबकीय, यानी कि पारामैग्नेटिक होता है। अब ये पारामैग्नेटिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इस पॉइंट को देखिए, कैसे हम दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर था क्लास 11 में जिसके अंतर्गत मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना था, आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसके द्वारा हम अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखे थे। और उसके तहत बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, और O2 से F2 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होता है कुछ इस प्रकार से। सिग्मा 1s, आप लोग को 11th वाला कॉपी निकाल कर देखिएगा, नहीं भी जो पढ़े हैं घबराइएगा मत, मैं इसी में बता दे रहा हूं, आप आसानी से कम समझ सकते हैं और याद भी हो जाएगा। ये जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे ये अनुचुंबकीय ये आपको पता चल जाएगा। सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 1s, सिग्मा 2s स्टार सिग्मा 2s, फिर है सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py स्टार पाई 2px, ये बराबर ही ऊर्जा रखता है स्टार पाई 2py, और फिर है स्टार सिग्मा 2pz। ये जो बिना स्टार वाला है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जो
स्टार वाला है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इसी के आधार पर फर्स्ट ईयर में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर आबंध क्रम निकाले थे कि आबंध क्रम बराबर NB माइनस Na/2। खैर वो अलग पॉइंट है। अब हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु है। अब प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो टोटल 16 है। अब यदि हम 16 इलेक्ट्रॉन भरें तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। अब ये बराबर है तो हुंड के नियम से बराबर ऊर्जा वाले कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो 15 और 16। यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसे अनुचुंबकीय बनाता है। और इसमें तो अब इलेक्ट्रॉन जाने का सवाल ही नहीं है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन यहीं पर खत्म हो गया। तो ये जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं इसे अनुचुंबकीय बनाते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अलग लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो जरूरत है ये ध्यान रखना है कि ये अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसको अभी मैं फिलहाल ये वाला जो कंसेप्ट है इसको हटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर कहीं अलग लिख लीजिएगा। जो दूसरा इसका भौतिक गुण है कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जल में घुला होता है। अब कितने जल में कितना ऑक्सीजन घुलता है, एक सामान्य मापक NCERT के अकॉर्डिंग जो माना गया है वो 100 ml जल में 3.08 ml ऑक्सीजन घुला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जल के 100 सेंटीमीटर क्यूब को ही ml भी, ये ml के बराबर ही होता है सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन घुला होता है, ऑक्सीजन घुला होता है। तो ये 2 भौतिक गुण। तीसरा जो भौतिक गुण है कि जो ऑक्सीजन है 90 केल्विन ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है, और उससे ज़्यादा कम ताप यानी 55 केल्विन तक किया जाए तो ये जम जाता है। तो लिखिएगा O2 सामान्यतः 90 केल्विन ताप पर द्रव रूप में होता है, 90 केल्विन ताप पर द्रव रूप में होता है तथा 55 केल्विन ताप पर जम जाता है, जम जाता है। तो ये इसके ताप को आप लोग जाने। अगला जो पॉइंट है ध्यान रखना है कि ये जो है चूंकि ये दहन अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे अगर हम कागज को भी जलाते हैं तो उससे जब वो जलता है तो ताप निकलता है, और जिससे ताप निकले वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं O2 सामान्यतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है। और O2 जो है कभी सोना और प्लेटिनम से क्रिया नहीं करता है। O2 सामान्यतः सोना यानी Au तथा प्लेटिनम
से क्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। तो ये 5 गुण जो है भौतिक गुण के अंतर्गत हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 2 3 और 2 जो है यहाँ पर। अब इसके हम लोग रासायनिक गुण को देखते हैं कि किस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो साइड में आप लिख सकते हैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। सबसे जो पहला रासायनिक गुण है, ये जो पहला रासायनिक गुण C2H4, या इसको हम अगर बंध के रूप में दर्शाएं तो CH2 डबल बंध CH2 और इसका नाम है एथीन। ENE ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बंध है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जब डबल बंध होता है तो इन लगता है। एथीन से क्रिया, से क्रिया देखें, अगर हम C2H4 की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो देखिए ये कार्बन भी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन भी क्रिया कर लेगा। तो यदि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो यहाँ बनेगा CO2 और हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो वो बनेगा H2O। थोड़ा सा अलग देखा जाए, यहाँ पे कार्बन 2 है तो इसलिए मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 से किए तो ऑक्सीजन देखिए 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 4 है तो हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया। ऑक्सीजन आप देखेंगे तो 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। तब इसमें हमें 3 से गुणा करना होगा, 3 दूना 6। अब देखिए संतुलित हो गया, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 और ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 2 6 संतुलित हो गया। तो ये हुआ किससे अभिक्रिया? एथीन से अभिक्रिया। दूसरा हम अभिक्रिया देखेंगे धातु से क्रिया। धातु से क्रिया के अंतर्गत यदि हम एल्युमिनियम से क्रिया कराते हैं, किससे? एल्युमिनियम से और ऑक्सीजन का, तो देखिए एल्युमिनियम पर जब ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज होता है, जबकि एक ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूरा करता है। और जब यौगिक बनेगा तो प्लस और माइनस की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। तो जब सूत्र बनेगा तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो जो सूत्र अगर हम बनाएं तो इसमें 3 प्लस है तो इसमें हमें 3 से गुणा करना होगा। और यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है तो इसमें हमें 2 से गुणा करना होगा। तो अब देखिए 2 3 6 और ये 3 दूना 6। तो जो सूत्र बनेगा Al2O3, एल्युमिनियम की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 3। अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए ये तो मैं समझा दिया हूँ कि क्यों Al2O3 बना है, ये पहले आप लोगों को क्लास में भी कभी समझाए थे। अब इसको हटाकर अब इसको संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इसके अनुसार करें तो 2 है। तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन एल्युमिनियम की संख्या कितना हो गया? 4। तो हमें यहाँ पर 4 करना होगा। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम से क्रिया ये हुआ। तो ये थे ऑक्सीजन के रासायनिक गुण के अंतर्गत हम लोग देखे। अब ऑक्सीजन के जो रासायनिक गुण के ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बाद, भौतिक और रासायनिक गुण के बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल है
देखिएगा कि ऑक्सीजन गैस है, जबकि सल्फर ठोस है। क्यों? क्या चीज कहा गया कि ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर ठोस है, क्यों? ध्यान दें, ऑक्सीजन आपको पता है कि यह द्विपरमाणविक होता है और दो ऑक्सीजन के बीच डबल बंध बनता है जिसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, जबकि सल्फर जो है चक्रीय यौगिक बनाता है, ये S8 के रूप में होता है। चक्रीय यौगिक इस रूप से 8 सल्फर जुड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस रूप में आप इसको अलग, लेकिन ये 8 एकल बंध द्वारा इस रूप से बना लेता है क्योंकि इसका साइज भी बड़ा होता है, ऑक्सीजन से इसका साइज बड़ा होता है। अब इसमें देखें तो सहसंयोजक बंध की संख्या 2 है, जबकि सल्फर जब अपना संरचना बनाता है तो इसमें टोटल 8 बंध बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्रीय संरचना बनाता है। अब इसमें सहसंयोजक बंध की भी संख्या बढ़ जाता है, इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या कम है। और जब बंध बढ़ता है तो वो जितना ही बंध अधिक होगा वो ठोस अवस्था के रूप में हो जाएगा। इसमें बंध कम है, छोटा आकार है, अंतराणविक बल कम है, इसलिए ये गैस के रूप में होता है। तो आप कुछ इस रूप में लिख लीजिए कि ऑक्सीजन द्विपरमाणविक, क्योंकि O2 द्विपरमाणविक O2 रूप में होता है और इसका आकार भी छोटा होता है, अत्यंत छोटा नहीं होता है लेकिन सल्फर से छोटा होता है, जिस कारण इसमें वांडर वाल बंध तथा सहसंयोजक बंध की संख्या कम होती है। इसमें सहसंयोजक बंध देखे तो एक सिग्मा है, एक पाई है, डबल बंध बना है, लेकिन दो ही बंध बना कम होती है, जिस कारण O2 गैस है, जबकि सल्फर S8 रूप में चक्रीय संरचना बना लेता है, जिससे इसमें सहसंयोजक बंध की
सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे यह ठोस अवस्था में, जिससे यह ठोस अवस्था में होता है। मेन है बच्चों कि इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या बढ़ा, क्योंकि ये चक्रीय संरचना बना लिया। चक्रीय संरचना बनाया तो इसमें बंध की संख्या बढ़ा। ये छोटा आकार है और ये द्विपरमाणविक रूप में है, इसलिए ये गैस के रूप में है। सिंपल से इसका आंसर है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले यहाँ तक संरचना के साथ में और फिर ये वाला भाग। तो यहाँ तक हम लोग डाई ऑक्सीजन के बारे में देखे। अब इसके बाद एक नए यौगिक आपको ऑक्सीजन से ही रिलेटेड ओजोन के बारे में अध्ययन करना है। तो अब बीच में हेडिंग डालेंगे ओजोन। आप सभी जानते हैं ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। और कोई भी यौगिक हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग को देखना होता है कि इसका निर्माण कैसे करेंगे। निर्माण, तो इसका जो निर्माण किया जाता है वो विसर्जन नलिका में यदि ऑक्सीजन गैस को ही अपघटित किया जाए तो वो ओजोन के रूप में परिवर्तित होता है। विसर्जन नलिका क्या होती है? जैसे ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में बहुत कम दाब है और इसके अंदर उच्च वोल्टता, इसमें क्या है? कम दाब और उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता। अगर ऐसा, इसके अंदर हमने क्या रख दिया? ऑक्सीजन O2। तो जब विसर्जन नली का, अब इसको कहेंगे विसर्जन नली। कहीं कहीं पे विसर्ग नली दिया रहता है, लेकिन वो विसर्ग नली नहीं है, विसर्जन डिस्चार्ज ट्यूब है। तो विसर्जन नलिका में जब O2 को इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत चिनगारी द्वारा ये टूटेगा, और जब टूटेगा तो ओजोन में ये बदलेगा। हम लिख सकते हैं कि जब विसर्जन नली में, विसर्जन नली यानी डिस्चार्ज ट्यूब में विद्युत चिनगारी द्वारा, विद्युत चिनगारी द्वारा, चिनगारी द्वारा O2 को अपघटित करते हैं, अपघटित करते हैं तो ओजोन, ओजोन का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अब इसके अगर हम रिएक्शन लिखें तो बहुत इजी रूप में आप कर सकते हैं। O2 किस में बदला? O3 में। यही अपघटित फिर ये O2 से जुड़कर इसका एक ऑक्सीजन फिर O3 में बदलने लगता है। अगर इसको संतुलित करें तो बहुत इजी रूप में इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 3 है तो इसमें हम 3 से गुणा, 3 दूना 6 और ये 2 तिहाई 6। ये विसर्जन नली में लेकिन हुआ है। विसर्जन नली हम किसको कह रहे हैं? जिसमें कम दाब है और उच्च वोल्टता है। तो इस प्रकार से ओजोन का निर्माण होता है। इसको ओजोनलाइजर विधि कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं ओजोनलाइजर, लाइजर विधि। ओजोनलाइजर विधि द्वारा हम ओजोन का निर्माण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। ये
इसको बनाते हुए इसी को कहा जा रहा है विसर्जन नली। अब इसके बाद इसके गुण को हम लोग देखेंगे। अब गुण के तहत इसके सारे पॉइंट क्वेश्चन के रूप में जानना है। ओजोन, सबसे पहले ये जाने कि ओजोन एक अस्थायी यौगिक है, अस्थायी अणु के रूप में यह होता है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ओजोन O3 ओजोन अस्थायी अणु है, कैसे? ये आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ये कैसे आप कह सकते हैं कि ओजोन एक किस रूप में है, अस्थायी के रूप में। तो देखिए, ओजोन जो होता है स्वतः अपघटित होने वाली अभिक्रिया को दर्शाता है। ओजोन स्वतः अपने आप, थोड़ा सा अगर इसको इस रूप में, अगर किसी भी प्रकार के CFC इत्यादि अगर इसके पास पहुंचे, वैद्युत ऋणात्मकता जिसका अधिक हो, तो ये तुरंत टूटता है O2 और एक नवजात ऑक्सीजन अपना दे देता है। नवजात ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि ये बहुत एक्टिव होता है किसी अन्य से क्रिया करने के लिए। तो ये स्वतः अपघटित हो रहा है, इसलिए अस्थायी है। अब जो स्वतः अपघटित होगा उसका 3 मान ध्यान रखना है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा, जो भी स्वतः अभिक्रिया होता है उसका गिब्स मुक्त ऊर्जा का भी मान ऋणात्मक होता है, एंथैल्पी का भी मान ऋणात्मक होता है, परंतु एंट्रोपी का मान धनात्मक होता है। अब एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स मुक्त ऊर्जा, आपको ये भी इसका परिचय थोड़ा सा वैद्युत रसायन में आया है, नहीं तो ऊष्मागतिकी चैप्टर 11th के ऊष्मागतिकी चैप्टर में एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स मुक्त ऊर्जा का आया है। तो आप लिख सकते हैं कि ओजोन O3 स्वतः अपघटन अभिक्रिया, स्वतः अपघटन अभिक्रिया दर्शाता है जिस कारण इसका, अब जो भी स्वतः अभिक्रिया होती है उसको अस्थायी बनाने में, अणु को अस्थायी बनाने में मदद करता है उसका गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिस कारण इसका गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। डेल्टा जी भी जो होगा वो ऋणात्मक होगा। इसके अलावा जो एंथैल्पी का भी जो मान होगा, यानी डेल्टा एच जो होगा वो भी ऋणात्मक होगा, और जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से दर्शाते हैं, जो कि धनात्मक मान होता है। आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछ सकता है कि जिसका जो स्वतः अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो कभी भी स्वतः अभिक्रिया होगा तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होगा और एंट्रोपी का मान धनात्मक होगा। तो ये थे इसके अस्थायी होने के कारण, क्योंकि ये स्वतः अपघटन दर्शाता है। दूसरा इसका एक क्वेश्चन है कि ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक है।
कैसे कैसे अब अक्सीकारक किसको कहते हैं? अक्सीकारक बच्चों उसको कहा जाता है जो दूसरे को अक्सीकृत करे परंतु स्वयं अपचयित हो जाए, यानी जिसका अपचयन होता है वो अक्सीकारक कहलाता है क्योंकि वो दूसरे को अक्सीकृत करेगा। अब जो अपचयन होना है तो अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो अपचयन हुआ तब वो अक्सीकारक कहलाता है। अक्सीकारक मतलब, कारक मतलब करने वाला, क्या चीज? अक्सीकृत करने वाला। तो जो दूसरे को अक्सीकृत करेगा वो स्वयं अपचयित हो जाएगा। आप पहले भी देखें कि जो आसानी से ऑक्सीजन का त्याग करता है वो प्रबल अक्सीकारक होता है। तो ओजोन जो होता है स्वतः अपघटित होकर O2 और O, ये है नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन उसको कहते हैं जो काफी एक्टिव है, सक्रिय है, वो तुरंत किसी से कोई दूसरा परमाणु मिलता है तो उससे क्रिया कर लेता है, तो उसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो ये प्रबल अक्सीकारक क्यों है? क्योंकि ओजोन स्वतः अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन ब्रैकेट में लिख सकते हैं सक्रिय ऑक्सीजन परमाणु देता है, इसलिए यह एक प्रबल अक्सीकारक है। यह प्रबल अक्सीकारक है, तो ये थे बच्चों दो क्वेश्चन ओजोन से, आप ध्यान रखना है आपको। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ओजोन का मात्रात्मक आकलन। अभी आपके बोर्ड में पूछा नहीं है लेकिन सभी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सब में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, ओजोन का मात्रात्मक आकलन, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे। ये बोर्ड मॉडल है क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है और आप देखेंगे कि किस प्रकार से आसानी से आप इसको अच्छे से जान भी गए। यानी मात्रा का आकलन इसका कैसे करते हैं, इसका हमें अध्ययन करना है। तो इसके ये हम पेज चेंज कर रहे हैं, ये आप हेडिंग डालते हुए देखिए इसके मात्रा का आकलन कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, ये बीकर है, इस बीकर में हम पोटेशियम आयोडाइड लिए जो कि बफर प्रतिरोधित है, बफर बफर प्रतिरोधित का मतलब हो गया कि इसे बफर विलयन से, बोरेट से इसको बफर सॉल्यूशन बनाया गया है। आपके असाइनमेंट में बर्फ लिखा गया लेकिन वो बफर है। बफर का मतलब होता है कि जिसका पीएच मान अगर थोड़ा बहुत अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो उसके पीएच मान में कोई बदलाव नहीं आए। तो इस पोटेशियम आयोडाइड एक बीकर में लेते हैं, उसका विलयन जो कि बफर प्रतिरोधित होता है। यहां पर हमने एक अलग बीकर में ओजोन O3 लिए। अब इस O3 को हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड में मिलाते हैं। देखिए जैसे अगर इसको, इस ओजोन को
हम इसमें मिलाए, इसके अंदर हम इस ओजोन को मिलाए, तो जब ओजोन इसके अंदर मिलाए तो इससे जो बाहर निकलता है आयोडीन मुक्त होता है। अब ये आयोडीन की मात्रा इस बात पे निर्भर करता है कि इसमें कितना ओजोन मिलाया गया। अब जो ओजोन की मात्रा होगा उतना ही ये आयोडीन मुक्त होता है। अब इस आयोडीन का यदि हम आकलन कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ओजोन की मात्रा कितनी है। अब इसकी मात्रा निकालने के लिए कभी आप टाइट्रेशन क्रिया किए थे, जो आपको प्रैक्टिकल के दौरान मैं बताया था कि एक ब्यूरेट लेते हैं, जैसे NaOH सॉल्यूशन के द्वारा हम अम्ल, कितना किसी प्रोडक्ट में अम्ल होता है, इसको हम लोग क्लास कहीं अंतर्गत कभी प्रैक्टिकल में हम आपको बताए थे। तो इसमें देखिए एक ब्यूरेट लेते हैं, ब्यूरेट जो ये केस नली है इस रूप में, और इसके अंदर हम एक अलग विलयन भरते हैं, और इसमें जो विलयन होता है सोडियम थायोसल्फेट, जिसका सूत्र है Na2H2O3। इसका नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ये जो पोटेशियम जो आयोडीन निकला है, इसको हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क में लेकर, कोनिकल फ्लास्क ये लिए, इस कोनिकल फ्लास्क में विलयन, ये जो आयोडीन है आयोडीन युक्त विलयन लिए, और इसको बूंद बूंद इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हम मिला रहे हैं। अब एक निश्चित अवस्था में जैसे ही इसका मात्रा जब बराबर होगा तो ये इसका कलर चेंज होगा, क्योंकि इसमें इंडिकेटर भी मिलाते हैं। अब जैसे ही कलर चेंज होगा, हमें इसमें कितना मात्रा इसका लगा, इसके आधार पे आयोडीन की मात्रा निकल जाता है। इस आयोडीन की मात्रा जितना होगा उतना ही ये ओजोन होता है। तो अब ये फिगर के द्वारा आप आसानी से लैंग्वेज रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे इसका लैंग्वेज बना सकते हैं, एक बार लैंग्वेज किस रूप में इसको करना है यहां पर ध्यान दें। देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं कि बफर प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड लिए हैं, इसी के अनुसार हम यहाँ पर इसके लैंग्वेज लिख रहे हैं कि ओजोन यानी O3 का मात्रात्मक आकलन करने के लिए, मात्रात्मक आकलन करने के लिए सर्वप्रथम हम बफर प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, जिसमें ओजोन यानी O3 मिलाते हैं तो आयोडीन यानी I2 मुक्त होता है, जिसकी मात्रा हम
यहां पर जो बाबू ये प्रोसेस किया गया है ये टाइट्रेशन कहलाता है, टाइट्रेशन। यहां पर टाइट्रेशन किया गया है, मात्रा मुक्त होता है जिसकी मात्रा हम सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या है, Na2H2O3 के द्वारा टाइट्रेशन करते हुए, टाइट्रेशन करते हुए ज्ञात कर लेते हैं, जिसे ओजोन का मात्रात्मक आकलन, क्योंकि आयोडीन उतना ही मुक्त हुआ है जितना ओजोन की मात्रा है, ओजोन की मात्रा पर ही आयोडीन की मात्रा निर्भर करता है। यदि आयोडीन की मात्रा हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसी के अनुरूप ओजोन की मात्रा होता है, ज्ञात कर लेते हैं, जिसे ओजोन का मात्रात्मक आकलन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो लैंग्वेज हम लिखे हैं बस इसलिए क्योंकि एग्जाम में तो ये आपको बताना होगा, लेकिन ये लैंग्वेज बहुत आसानी से आपका तैयार हो जाए, इसी के लिए मैं यहाँ पे फिगर के द्वारा बताया हूँ कि सर्वप्रथम जैसे ओजोन के मात्रात्मक आकलन करने के लिए सर्वप्रथम बफर प्रतिरोधित, आप ध्यान देना जो वहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वप्रथम बफर प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं जिसमें ओजोन को मिलाते हैं। ओजोन मिलाने पर इससे आयोडीन मुक्त होता है जिसकी मात्रा हम सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा टाइट्रेशन करते हुए ज्ञात कर लेते हैं, जिसे हम ओजोन का मात्रात्मक आकलन कहते हैं। टाइट्रेशन, ये पूरा प्रोसेस अगर केवल फिगर भी ध्यान आ जाए, हाँ इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या पूछ सकता है कि किसके द्वारा करते हैं, तो आप ये नाम ध्यान रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट। बफर प्रतिरोधित जो पोटेशियम आयोडाइड है इसमें ओजोन को मिलाया गया तो आयोडीन मुक्त हुआ, इस आयोडीन की मात्रा हम सोडियम थायोसल्फेट से ज्ञात किए, जिससे कि हमें ओजोन का मात्रात्मक आकलन कहते हैं। अब ओजोन के बारे में थोड़ा सा आप लोग सुने हैं कि ओजोन परत भी है, जो ओजोन परत का क्षय होता है किन कारणों से होता है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो सुपरसोनिक जेट विमान होता है, सुपरसोनिक जो ध्वनि की गति से भी तेज चलता है, जो जेट विमान, जो मिलिट्री वाला विमान जो होता है, उससे जो धुआं निकलता है उससे एक विषैला नाइट्रिक ऑक्साइड भी निकलता है, वो भी ओजोन परत के क्षय करता है। एक है फ्रियॉन जिसको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो प्रशीतक यानी AC और फ्रिज में उसका इस्तेमाल होता है, वो भी ओजोन परत का क्षय करता है। तो पॉइंट करके लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए कि सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखना है, ऐसे आप लोग पहले भी किए हैं, NO के द्वारा
के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में यह पूछ सकता है कि नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड के द्वारा ओजोन परत क्षय होता है, तो NO। इसके अलावा भी एक है, जैसे फ्रियोन के अंतर्गत ही आता है CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये प्रशीतक के रूप में यानी ठंडा करने के लिए AC और फ्रिज में इस्तेमाल होता है। इसके कारण भी ओजोन परत का क्षय होता है। ये फ्रियोन यानी CFC ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है कि इसके कारण भी ओजोन परत का क्षय, इसके कारण भी ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय होता है। इसको नोट में कहीं शामिल कर सकते हैं या साइड में भी लिख लीजिएगा। तो ये थे ओजोन से संबंधित गुण। इसका 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि इसका ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किए, ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक कैसे है और ओजोन अस्थायी कैसे है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद से हम लोग को जो पढ़ना है अगला यौगिक, अगले तत्व की ओर, इसमें सल्फर। तो अलग ही हम पार्ट कर लेते हैं सल्फर। सल्फर जो है, अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन देखे थे कि ये S8 रूप में जो संरचना होता है, अगर ये सल्फर ठोस अवस्था के रूप में होता है तो ये 2 प्रकार के सल्फर होता है। एक होता है अल्फा सल्फर, जो कि विषम लंबाच आपको ध्यान दिलाते हैं, ठोस अवस्था में आप पढ़े हैं ऑर्थोरॉम्बिक, इसको हम ऑर्थोरॉम्बिक भी कहते हैं। ऑर्थोरॉम्बिक वहाँ पे देख सकते हैं, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। अगर वो कोई एक ठोस अवस्था क्रिस्टल के रूप में होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। तो ऑर्थोरॉम्बिक के लिए सर था। अभी यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहे हैं कि A बराबर B बराबर C नहीं होता है ऑर्थोरॉम्बिक में, लेकिन इसका जो कोण होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर जो गामा होता है वो 90 डिग्री के होता है और विषम लंबाच में है। और जो बीटा सल्फर है, बीटा सल्फर वो एकंताच यानी मोनोक्लिनिक के रूप में होता है। अब मोनोक्लिनिक वहीं पे 7 क्रिस्टल तंत्र आप लोग देखे हैं, उसमें भी A और B C आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन अल्फा गामा 90 डिग्री के बराबर होता है और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। शायद आप लोग उस समय ये क्रिस्टल तंत्र के अंतर्गत आप मोनोक्लिनिक जो देखे थे। तो ये 2 प्रकार के हैं। विषम लंबाच संरचना को यदि गर्म करके हम ठंडा करते हैं तो वो स्वयं एकंताच में बदल जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि विषम लंबाच को गर्म करके यदि ठंडा किया जाए, ठंडा करते हैं तो वह एकंताच
में बदल जाता है, बदल जाता है। तो ये सल्फर का थोड़ा सा आप प्रतिरूप देखें कि सल्फर किस रूप में है। अब इसके बाद सल्फर का जो पहला यौगिक पढ़ना है वो है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सबसे पहला यौगिक सल्फर का है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे नाम लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कोई भी यौगिक है तो इसके निर्माण के प्रारूप को हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार निर्माण किस रूप में किया गया है। सल्फर का निर्माण यदि देखा जाए तो पहले सल्फर और ऑक्सीजन ही आपस में क्रिया यदि करे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो ये बदल जाता है SO2 में, सल्फर डाइऑक्साइड में। इसके अतिरिक्त यदि हम सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं, आप लोग निस्तापन और भर्जन करते हैं तो SO2 प्राप्त होता है। जैसे कोई आप भर्जन का अयस्क ले सकते हैं, जैसे अगर हम आयरन के ही सल्फाइड लें FeS, अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो FeO प्लस SO2 में बदलता है। अब इसको आप यदि संतुलित करें तो आप संतुलित इसको आप देख सकते हैं सल्फर ऑक्सीजन, इसको संतुलित करें तो 2 3 से कर सकते हैं और फिर इधर 2 कर दीजिए, और सल्फर चूँकि 2 है तो इसको भी 2 कर देंगे। ऐसे आपको भर्जन के समय में संतुलित 23 और 22 कोड के रूप में आपको बताया था कि इस रूप में ध्यान रखें, नहीं तो समय लगता है। आप इस रूप में संतुलित आप मिला सकते हैं। तो ये सल्फर के निर्माण, SO2 के निर्माण की विधि का प्रारूप हुआ। अब SO2 जो है इसके भौतिक गुण देखा जाए तो ये भौतिक गुण, ये जल में आसानी से घुलनशील है। इसके भौतिक गुण, अब जल में आसानी से क्यों घुलनशील है? क्योंकि जल भी ध्रुवीय है। जल की संरचना देखें तो इसमें 2 लोन पेयर है और इसकी संरचना इस रूप में H2O की संरचना है। तो विलियन चैप्टर में एक आप पॉइंट पढ़ें कि ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है, और SO2 को भी अगर देखा जाए SO2 तो इसमें 1 लोन पेयर ही है, तो ये भी ध्रुवीय हो जाता है क्योंकि दोनों में नीचे की तरफ नेट फोर्स लग रहा है, तो ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है। तो ये आसानी से जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि SO2 आसानी से जल में घुलनशील होता है, क्योंकि जल तथा SO2 दोनों ध्रुवीय यौगिक हैं।
दूसरा जो इसका जो भौतिक गुण है, इसमें आप SO2 एक रंगहीन तथा तीखे गंध वाला गैस है। यह रंगहीन तथा तीक्ष्ण या तीखे आप लिख सकते हैं, तीक्ष्ण गंध वाला गैस है, तो ये हो गए इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण के बाद जो इसके हम लोग भाग देखेंगे वो है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण